नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं 10 न्यूज़ पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ। आज की कहानी साहित्यकार डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी के कहानी संग्रह दस्तक से ली गई है। कहानी का शीर्षक आज हर व्यक्ति के जीवन के पहलू से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं कहानी गिनती की पकड़। बाल्यकाल में माँ बाप से मिलने वाला अधिक लाड़ प्यार, बच्चों की बेहतरी और चरित्र निर्माण के लिए माता पिता का अधिक अंकुश कभी कभी बच्चों में इतना भय उत्पन्न कर देता है जिससे बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं या तो फिर ऐसा कर कुछ बैठते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। उन दिनों मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। एक वर्षा के कारण स्कूल से जल्दी छुट्टी पाकर घर आ गया था और फिर दोस्तों के साथ बरसात में भीगते हुए मछली पकड़ने में मशगूल हो गया। हालांकि मेरे घर में मछली नहीं खाई जाती और ना मैं खुद ही मछली खाता था, पर बाढ़ के पानी में बहती हुई जीवित मछलियों को पकड़ने में मुझे बड़ा मजा आता था। समय का कोई पता ही नहीं चला। विलंब से घर पहुंचने पर मायूस हुआ कि पिताजी बहुत नाराज हो रहे थे और बेहद लेकर मुझे खोजने निकले हैं। इतना सुनकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गलती करके पिताजी के सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं घर के पास बाबू साहब के बगीचे की घनी झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। बरसात के दिन थे। धीरे धीरे अंधेरा गहराता गया। झींगरों की आवाज और सांप के मुंह में दबे हुए मेढकों की आवाज मेरे मन में भय पैदा कर रही थी। पता नहीं कब कौन कीड़ा आकर काट ले, इसका भी डर बराबर बना था। पर पिता की डांट और उनके मार के भय के आगे उस रात की भयंकरता मुझे कम लग रही थी। इसीलिए मैं मन को कठोर करके झाड़ियों में छिपा बैठा रहा। बिलखती हुई माँ की ममता लालटेन की धुंधली रोशनी में मुझे खोजकर 2 बार वापस निराश लौट चुकी थी और मैं अपने को पत्तों की ओट में छुपाए हुए बैठा रहा। रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट, कड़कती हुई बिजली की चकाचौंध मुझे भयभीत कर रही थी। पत्तों से टपकती हुई बरसात की बूंदों से भीगकर दांत कटकटाने लगे थे, पर मेरे उस बाल मन में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं सब कुछ झेलते हुए भी पिता के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में रह रहकर जुगनुओं का प्रकाश ही जाने अनजाने में मेरी सहायता कर रहा था। बहुत देर बाद रात ने करवट ली और उधर कुकड़ू कू करते हुए मुर्गों ने सवेरा होने का अलार्म मानो बजा दिया था। मुझे लगा कि अधिक देर तक अब वहां मैं सुरक्षित ना रह सकूंगा, इसीलिए मुंह अंधेरे कहीं और जाकर छिपने की चिंता करने लगा। तभी टॉर्च की तेज रोशनी को अपनी ओर आता हुआ देखकर मैं घबरा गया। छिपने की कोशिश असफल रही। चौधरी काका ने अपनी गोद में उठाकर मुझे माँ के पास पहुंचा दिया था। माँ की ममता के आंचल में छिपकर पिताजी की निगाहों से मैं बराबर बचता रहा। यद्यपि उस घटना के बाद मैंने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना एकदम बंद कर दिया था। हालांकि उसके बाद पिताजी ने भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी उनके रौबीले व्यक्तित्व से मैं डरता रहा, उनका सम्मान करता रहा। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद पहली बार जब कॉलेज में पढ़ने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा, तब मैंने पिताजी की पहली बार फूट फूट कर रोते देखा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो पत्थर दिल इंसान पिता के हृदय में छिपी निर्मल ममता झरना बनकर आंसुओं के रूप में निकल पड़ी थी। उन्हें मेरा विछोह सहन नहीं हो रहा था। उस दिन पिता का स्नेह पाकर मैं निहाल हो गया था। उसके बाद मेरे जीवन का अधिकांश समय घर से बाहर ही बीता। पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी, ब्याह और फिर नौकरी पर चला गया। पिताजी के साथ रहने का अवसर ही नहीं रहा। जीवन अपने बाल बच्चों में
आराम से कट रहा था। मिल की नौकरी से रिटायरमेंट के बहुत दिनों बाद पिताजी अपनी बुढ़ौती में इलाज के लिए मेरे पास आकर रहने लगे थे। उन दिनों अपनी हैसियत से भी अधिक खर्चे करके हर समय मैंने उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा था, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरे तौर तरीके, मेरा रहन सहन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पर उन्होंने कभी मेरा कोई विरोध नहीं किया। मेरे पास भी इतना समय नहीं होता था कि घंटे 2 घंटे उनके पास बैठकर उनकी मन की पीड़ा, उनकी टीस सुन सकता। इस समय बीतता गया। एक दिन गांव से गोपी चाचा पिताजी से मिलने आए थे। 2 दिन बाद जब वे वापस गांव लौट रहे थे, उस समय बरामदे में बैठा हुआ मैं एक निबंध तैयार कर रहा था। तभी गोपी चाचा ने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए, अरे प्रोफेसर, तू तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, इन्हें कभी गिनती की पकड़ भी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो पढ़ ले, कहकर चले गए। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ही मेरी सारी उपाधियां भी मानो गोपी चाचा से अपमानित हो रही थीं और मैं चुपचाप अपमान की पीड़ा सहकर बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद अवस्थी जी, मेरे एक मित्र, आ गए। उस समय तक मेरी मनः स्थिति सामान्य नहीं हुई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी गोपी चाचा से अपमानित मैं अवस्थी जी से कुछ छुपा न सका। पहले तो अवस्थी जी थोड़ी देर तक हंसते रहे और फिर बोले, गोपी चाचा ने तो 100 सोने की बात कही थी, सच पूछिए तो मैं भी आपको ठोकने वाला था। दरअसल गिनती की पकड़ कोई शास्त्र नहीं है, पर यह एक कला है। जिन्हें यह कला आती है वे दर दर भटक कर दुखी नहीं होते, सुखी रहते हैं। वैसे तो धन कमाने की कला कमोवेश सभी को आती है, इसका ज्ञान भी सरल है, पर अपनी कमाई के अनुसार उसी के अंदर अपने खर्चे को सीमित, संयमित रखकर सुखी रहने की कला आसानी से सबको नहीं आती। गिनती पर पकड़ ना होने के कारण ही महीने की 15 तारीख आते आते आप जैसे बहुत से लोगों का हाथ खाली हो जाता है और फिर 15 दिन कैसे बीतते हैं, इसका तो अनुभव आपको है ही। हम जैसे अल्प वेतन भोगियों से भी पैसे उधार मांगकर आप अपमानित होते हैं, क्योंकि आपने अपनी आदतें खराब कर रखी हैं। फिजूल खर्ची अथवा खर्चे की गिनती पर कोई पकड़ नहीं रही। गोपी चाचा को यह कला आती होगी, शायद इसीलिए उन्होंने आपके लिए भी आवश्यक समझकर कहा हो, ना कि अपमान के इरादे से। गंभीरता से विचार करने पर मित्र की बात मेरी समझ में आ गई थी और फिर मन ही मन मैं गोपी चाचा का सम्मान करने लगा था। थोड़ी देर के लिए मैं अतीत में खो गया। पिताजी का संयमित, अनुशासित जीवन, छोटी आमदनी में भी कुशलता पूर्वक घर का खर्च चलाना, कई बार मेरी फिजूल खर्ची पर दबी जबान मुझे टोकना शायद मेरी भलाई के लिए ही था, पर मैं भयवश कभी उनसे कुछ सीख न सका, उन्हें समझ न सका और सब उनके व्यक्तित्व, उनके अंतर मन में छिपे प्यार को समझने के लिए तैयार हुआ तो उस समय बहुत देर हो चुकी थी। उस समय पिताजी असहाय मेरी बाहों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। पिताजी की वाणी उनका साथ नहीं दे रही थी। वे रुपयों की एक थैली मेरे हाथ में देते हुए मेरे संस्कार पर हमसे अधिक खर्च ना करना बड़ी मुश्किल से कह पाए थे। इसके बाद उनकी आवाज सदा सदा के लिए खामोश हो गई थी। मैं अवाक देखता रह गया, सोचता रहा, काश गिनती की पकड़ और इंसानी रिश्तों के बीच समय से सही तालमेल लोग कर पाते तो शायद कोई दुखी ना होता। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक या कमेंट करके जरूर बताइएगा।